हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित टाइम टेबल, क्लास पीडीएफ और पेपर कटिंग आप यहाँ से निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है? तो सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है, जिस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ डिस्कशन करके, चैट करके, क्लास से संबंधित जो भी डाउट क्वेरी होती है, आप उसे क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज के माध्यम से आपको अपने प्रिपरेशन को रेगुलर बेस के आधार पर टेस्ट करने का अवसर मिलता है और साथ ही आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार से हुई और किस तरह से करनी चाहिए, इसके लिए आपको एक एनालिटिकल सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप प्रीलिम्स के प्रश्नों को कैसे हल करें और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को कैसे हल करें। तीसरा, आपको इसमें एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसमें यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस आपका निर्धारित समय में कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और फिर अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर मैं पढ़ाता हूँ, आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही यूपीएससी में शामिल लगभग सभी प्रकार के ऑप्शनल पेपर की शुरुआत की गई है। आप किसी का भी लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी कॉम्बैट जो है उसकी शुरुआत की गई है एक मेगा कॉम्पिटिशन की, जिसमें आप एनरोल करके एक मेगा प्राइज़ जीत सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लैपटॉप आपके पास कई सारे ऑफ़र्स हैं जिसको आप जीत सकते हैं और ये दिसंबर में 6 तारीख को और 20 तारीख को 11 बजे ऑर्गेनाइज़्ड हो रहा है। आप इसमें एनरोल करके अपनी पार्टिसिपेशन करके आप मेगा प्राइज़ को जीत सकते हैं और 1 लाख से भी अधिक तक के आप प्राइज़ को जीत सकते हैं। केवल आप एनरोल करके इसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के जीएस का जो सब्सक्रिप्शन है, वो 2 प्रकार का है। एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, ये 49,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका सबसे 72,000 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी यहाँ भी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ आप जीएस का यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, ये 69,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और तब 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्राप्त क्या-क्या होता है? तो इसमें आपको लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज़ मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर और स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। अर्थात यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर आप ऑप्शनल पेपर का अलग से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर का जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 27,500 का है।
लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ के जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन या ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। तो सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक दिन आपका विराम लगा है वीडियो में, तो उसके बाद फिर से कंटिन्यू रहेगी और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत जो चूँकि हम लोग मध्यकालीन भारत में प्रांतीय राज्य को कवर कर चुके हैं पूरी तरीके से और प्रांतीय राज्य कवर करने से पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजनीतिक इतिहास है उसको हम लोग पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। और राजनीतिक इतिहास कवर करने के बाद, प्रांतीय इतिहास कवर करने के बाद हम लोग अब दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में चलेंगे और प्रशासन समाप्त होने के बाद फिर जो मध्यकालीन भारत में भक्ति सूफी आंदोलन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है और फिर जो प्रांतीय स्थापत्य कला है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें किस-किस चीज़ को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले उसको देख लीजिए। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे कवर केंद्रीय प्रशासन और उसकी क्या विशेषता थी, उसके बारे में। दूसरा प्रांतीय प्रशासन और उसकी क्या विशेषता थी। तीसरा सल्तनत काल में प्रशासनिक इकाई कौन-कौन सा था, किस तरीके से था। फिर चौथा इसमें हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन जो भू-राजस्व प्रशासन था, उसमें किस तरीके से चीज़ें थी। फिर सल्तनत कालीन जो स्थानीय प्रशासन था, उसमें देखेंगे और सल्तनत कालीन जो न्याय प्रशासन है, उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले चलिए आपको हम सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन और उसकी विशेषता में लेकर चलते हैं। तो सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन और उसकी विशेषता को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सल्तनत काल का जो केंद्रीय प्रशासन था, इस पर किन-किन चीज़ों का प्रभाव था, ये हमें देखना है। फिर सल्तनत कालीन प्रशासन में जो सर्वोसर्वा पद होता था, वो सुल्तान का होता था। तो सुल्तान का पद देखेंगे, किस तरीके से इनका अधिकार थे। और फिर तीसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि जो सुल्तान होता था, उनको प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने वाली एक प्रकार की मंत्री परिषद की भी हमें जानकारी मिलती है। उस मंत्री परिषद में कौन होते थे और किस तरीके का पद होता था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद जो है सो हम लोग सल्तनत काल का केंद्रीय प्रशासन जब कवर कर लेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सल्तनत काल का जो केंद्रीय प्रशासन था, उस केंद्रीय प्रशासन के प्रभाव पर यदि हम लोग चर्चा करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सल्तनत काल में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला जो वंश था, वो दास वंश था या जिसको हम लोगों ने गुलाम वंश, तुर्क ममलूक वंश कहा था या आरंभिक तुर्क वंश कहा था। मूल उसका नाम आया था जो ममलूक वंश है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि उसके बाद क्या था कि खिलजी वंश आया था। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में उसके बाद तुगलक वंश का डायनेस्टी। फिर चौथा हम लोगों ने देखा था कि सैयद वंश आया था और पाँचवाँ हम लोगों ने देखा था कि इसमें लोदी वंश आया था। तो सबसे पहले चूँकि हम देखते हैं कि सल्तनत की स्थापना तुर्क के द्वारा ज़रूर की गई, लेकिन इसमें राजवंशों का जो है परिवर्तन होते रहा। और हर एक राजवंश के समय में प्रशासन में कुछ नई विशेषता हमें देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको अर्लियर क्लास में बताया था कि लोदी काल का जो किनशिप थ्योरी था, वो अफ़गानों में जो समानता की भावना अधिक होती है, उस समानता की भावना पर आधारित था। खिलजी काल में आपने देखा कि केंद्रीकृत शासन प्रणाली की विकास होती है। तो इस पर क्या था कि पहला प्रभाव में याद रखेंगे कि इस पर तुर्की शासन का प्रभाव था, जो मध्य एशिया में तुर्की शासन प्रणाली थी, उस तुर्की शासन प्रणाली का प्रभाव था। दूसरा सल्तनत कालीन प्रशासन पर हम लोग देखते हैं कि जो अब्बासी शासन प्रणाली था, तो अब्बासी शासन प्रणाली का भी इस पर प्रभाव था, हम लोगों ने देखा है। और तीसरा जब भारत में तुर्क आए, तो कुछ भारतीय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भारतीय विशेषताओं को भी प्रशासन में समाहित किया। तो इस तरीके से इसकी पहली विशेषता जो हो जाएगी सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन की, कि इस प्रशासन पर हमें मिश्रित प्रभाव दिखाई देता। मूल स्ट्रक्चर तुर्कों के द्वारा स्थापित था, तो तुर्की विशेषता आधारित थी, लेकिन जो खलीफाओं के अब्बासी शासन काल की कुछ विशेषताएँ थी, उनको भी इन्होंने अपने शासन प्रणाली में स्थान दिया। ईरानी शासन प्रणाली का स्थान दिया, खासकर बलबन के समय में।
और कुछ भारतीय विशेषताओं को भी प्रशासन में समाहित किया गया। तो इन तीनों का प्रभाव हमें सल्तनत कालीन प्रशासन में दिखाई देता है। दूसरा जो सल्तनत काल में प्रमुख पद है, वो क्या होता था? सुल्तान का पद होता था। तो सुल्तान जो होता था केंद्रीय प्रशासन में, तो केंद्रीय प्रशासन के जितने भी अंग हो, चाहे हम उसको कह लें कार्यपालिका कह लें, चाहे हम लोग उसको विधायिका कह लें और चाहे हम लोग उसको न्यायपालिका कह लें। तो सुल्तान जो होता था सल्तनत काल का, वो तीनों ही प्रशासन के तीनों ही अंगों का क्या होता था? प्रधान होता था। एक दूसरा क्या होता था कि सुल्तान का कुछ विशेषाधिकार होता था। विशेषाधिकार क्या होता था? तो सुल्तान का विशेषाधिकार होता था छत्र धारण करना, कुलह पहनना, कुलह और टोप एक तरीके से जो राजसी पोशाक होता था, तो छत्र धारण करना, कुलह पहनना, टोप लगाना, ये सब सुल्तान का विशेषाधिकार था जो दूसरे व्यक्ति नहीं धारण कर सकते थे। इसके साथ ही सुल्तान का क्या था कि प्रत्येक सुल्तान, कुछ सुल्तान को यदि अपवाद करके मान लेंगे, तो प्रत्येक सुल्तान के द्वारा जुम्मे के नवाज़ जो होते थे सल्तनत काल में, तो जुम्मे के नवाज़ में अपना खुतबा वो पढ़वाते थे। खुतबा पढ़वाने का अर्थ है कि उसमें वो अपना नाम अंकित करवाते थे। इसमें हम लोगों ने देखा था कि 2 सुल्तान ऐसे हुए, 2 शासक ऐसे हुए दिल्ली सल्तनत के, जिन्होंने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की और ना ही अपना खुतबा खुलवाया था। तो उसमें एक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम लोग अर्लियर क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा सैयद वंश का जो शासक ख़िज़्र खां था, उन्होंने भी क्या किया था कि ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की थी और ना ही खुतबा में अपना नाम अंकित करवाया था। शेष जितने भी शासक थे सल्तनत काल के, हम देखते हैं कि उन्होंने खुतबा में अपना नाम भी अंकित करवाया था और दूसरा जो है सो उन्होंने सुल्तान की टाइटल भी धारण की थी, अज़्यूम की थी। इसके अलावा सुल्तान का जो विशेषाधिकार था, जैसे सिक्के, कॉइन जारी करना सुल्तान का विशेषाधिकार था, क्योंकि ये संप्रभुता का सूचक होता है और आधुनिक राज्य व्यवस्था में भी आप मुद्रा देखते हैं संप्रभुता का सूचक होता है। तो उस समय भी सुल्तान जो होता था सिक्के जारी करना, ये उनका विशेषाधिकार होता था। और सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको जो स्वरूप की जब हम लोग बात करेंगे, तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप को 3 शब्दों से डिनोट किया जा सकता है। एक क्या डिनोट किया जा सकता है, तो यह जो शासन प्रणाली थी, वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित शासन प्रणाली थी। भारत में प्राचीन काल में भी राजतंत्र रहा है, तो सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो राजतंत्रीय प्रणाली पर आधारित थी। दूसरी इसकी जो विशेषता थी वह निरंकुश शासन प्रणाली थी, अर्थात सुल्तान जो होते थे सल्तनत काल को वो एक निरंकुश शासन प्रणाली पर आधारित शासन करते थे। और तीसरी इसकी विशेषता थी कि यह केंद्रीयकृत शासन प्रणाली होता था, केंद्रीयकृत शासन प्रणाली होता था। तो ये 3 इसकी विशेषता थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिर इस सल्तनत कालीन प्रशासन में हम देखते हैं कि एक क्या था कि चूँकि आप देख रहे हैं कि 5 वंश आए और हर एक वंशों का उत्थान-पतन होते रहता है। इससे हम एक चीज़ ज़रूर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कि सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या जो सुल्तान थे, वो यहाँ पर हमें स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम नहीं दिखाई देता है। स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम नहीं दिखाई देता है। और यही था कि स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम न होने के कारण यहाँ पर क्या था कि सुल्तान के पद के लिए योग्यता ही निर्धारित करता था या उसकी शक्ति ही उसे निर्धारित करता था कि वो सुल्तान बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो उसकी योग्यता और शक्ति ही उसे निर्धारित करती थी। या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की जो उत्तरजीविता होती है, तो योग्यतम की उत्तरजीविता के आधार पर सल्तनत काल का उत्तराधिकार का नियम था, अर्थात जिसके आधार जिसके पास पौरुष है, बल था, शक्ति था, वह शासक बनता था। और इसीलिए आप देखते हैं कि लगभग 300 वर्षों के शासन काल में 5 राजवंशों ने शासन किया, जबकि आप मुगल काल से इसकी तुलना कर लेंगे, तो 1526 से लेके ग्रेटर जो मुगल हैं 1707 तक, लगभग आप देख रहे हैं कि यह भी जो है 200 वर्षों का शासनकाल है। और यदि हम पूरी तरीके से उत्तरवर्ती मुगलों को भी शासन कर में काउंट कर लेंगे, आप देखते हैं कि यहाँ पर वंश परिवर्तन नहीं होता है। काफ़ी लंबे समय तक मुगलों का शासन चलते रहता है। इसका अर्थ ये है
कि मुगल के काल में कुछ उत्तराधिकार के नियम बनाने के ये लोग प्रयास किए थे और उसमें उनको सफलता भी मिली। हालाँकि मुगल काल में भी हम उत्तराधिकार का संघर्ष देखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अकबर के मृत्यु के बाद भी जहांगीर और उसके पुत्र के बीच, खुसरो के बीच हमें कुछ दिखाई देता है। फिर जहांगीर की मृत्यु के समय भी आप देखते हैं कि शाहजहां, नूरजहां और कई सारे लोगों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चलता है और फिर शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब के समय भी औरंगजेब दारा जो शाहजहां के पुत्र थे उनके बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चलता था। लेकिन मुगलों ने कोशिश की थी कि एक उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम बन जाए, लेकिन फिर भी वहां पर हमें संघर्ष भी दिखाई देती है। लेकिन सल्तनत काल के जो शासक थे एक स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम नहीं बना पाए थे, इसलिए यहाँ पर शक्ति, पौरुष, तलवार ही सिंहासन के लिए व्यक्ति को निर्धारित करता था और जो योग्यता होती थी वही, जो उसके पास बल होता था और इसीलिए मैंने एक लाइन आपको बताया कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है, वो सल्तनत काल में लागू होता था। तो ये सल्तनत काल का प्रभाव कहाँ-कहाँ का था? दूसरा सुल्तान के पास क्या अधिकार था, किस तरीके के उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे और सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्वरूप था, जो 3 शब्दों से मैंने बताया, वो आप ध्यान में रखेंगे। फिर जो यहाँ पर राजवंशों के उत्थान और पतन का कारण था, वो मैंने आपको बताया कि योग्यता का जो उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम का यहाँ पर हमें अभाव देखने को मिलता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि दिल्ली के सुल्तानों ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की थी। तो उनके उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए एक हमें मंत्री परिषद की जानकारी मिलती है। और इस मंत्री परिषद में कई सारे डिपार्टमेंट होते थे, विभाग होते थे, जिनकी तुलना आप वर्तमान समय के केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था से कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ प्रमुख प्रशासनिक विभाग होते थे, सुल्तान को उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए, उसमें एक जो डिपार्टमेंट होता था, उसको हम लोग कहते हैं दीवान-ए-विज़ारत होता है। तो उस समय एक पद होता था दीवान-ए-विज़ारत जिसको हम लोग वज़ीर का पद कहेंगे, यानी इसका जो प्रधान होता था, वो वज़ीर कहलाता था। दूसरा जो डिपार्टमेंट प्रमुख रूप से होता था, वह होता था आरीज़-ए-ममालिक होता था। तो आरीज़-ए-ममालिक जो होता था, वह भी एक महत्वपूर्ण पद होता था, सैन्य विभाग से संबंधित होता था। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था, वह था दीवान-ए-इंसा। तो दीवान-ए-इंसा भी एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट। फिर इसी तरीके से हमें एक और डिपार्टमेंट दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं दीवाने दीवाने रसालत। ये भी हमें एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के रूप में दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त भी सल्तनत काल में कई सारे प्रशासनिक विभाग थे, जिसमें एक और प्रमुख हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते थे वरीद-ए-मुमालिक या वरीद-ए-ममालिक इसको हम लोग कहेंगे। तो इस तरीके से हमें डिपार्टमेंट दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो केंद्रीय प्रशासन में मंत्री परिषद होता था, यह केवल सलाहकारी संस्था थी। अंतिम निर्णय लेना सुल्तान का ही काम होता था। तो दीवान-ए-विज़ारत जो यहाँ पर पद था, ये क्या था कि वित्त विभाग एक तरीके से होता था और ये वित्त विभाग होता था और इसके प्रधान को एक तरीके से हम लोग वज़ीर भी कहते थे या वज़ीर-ए-मामलिकात के नाम से भी जाना जाता था। ये जो वित्त विभाग होता था और वज़ीर होता था, जिसको हम लोग वज़ीर-ए-मामलिकात के नाम से जानते थे, इनका काम होता था कि सल्तनत काल में जो समस्त आय-व्यय होती थी, जो सल्तनत काल में समस्त आय-व्यय होती थी, उसका ब्यौरा रखना वज़ीर का काम होता था, कि किस डिपार्टमेंट में कितना आया है, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च किया गया है, उन समस्त कार्यों का ब्यौरा रखना वज़ीर का काम होता था। एक तरीके से आप कहेंगे वित्त विभाग, राजस्व विभाग करके था और वज़ीर को उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए भी कई प्रकार के अधिकारी होते थे, जिनमें एक होता था हम लोग कहते हैं उनको नाइब वज़ीर होता था। ये वज़ीर के कार्यों में सहायता देने होते थे। फिर एक मुश्रिफ होता था वज़ीर के कार्यों में सहायता देने के लिए और फिर एक होता था मुस्तौफ़ी। तो ये 3 अधिकारी जो होते थे, वज़ीर को उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए होते थे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? आरिज़-ए-ममालिक कहते थे।
तो आरिज़ ममालिक जो होता था यह एक प्रकार से सैन्य विभाग होता था। सल्तनत काल में यह एक प्रकार का सैन्य विभाग, यही मुगल काल में मीर बख्शी के पद में कन्वर्ट हो जाता था। तो आरिज़ ममालिक और इसके प्रधान जो होते थे सैन्य विभाग के प्रधान, इसके विभाग को हम लोग प्रधान को दीवान ए अर्ज के नाम से भी जानते थे। और ये जो सैन्य विभाग था आरिज़ ममालिक दीवान ए अर्ज, यह बलबन के द्वारा स्थापित किया गया डिपार्टमेंट था, जो आपने अर्लियर क्लास में जब बलबन को हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय आपने देखा भी होगा। तो बलबन के द्वारा केंद्रीय सैन्य विभाग की यानी कि डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। जिस तरीके से आप कहेंगे आज रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का है, उसी तरीके का आज ये डिपार्टमेंट हो जाएगा। इसका कार्य होता था समस्त सैन्य विभाग से संबंधित जो भी चीजें होती थी, वह दीवाने अर्ज के देखभाल में होता था। यानी कि प्रधान सेनापति होता था, सेना की नियुक्ति करना, उसका रसद, हथियार, गोला बारूद किस तरीके से आपूर्ति होती है और करना है, ये सारा डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी होती थी। दीवान-ए-इंसा जो होता था, इसके प्रधान को हम लोग एक तरीके से दबीर-ए-खास कहते थे, यानी दीवान-ए-इंसा के प्रधान को क्या कहा जाता था? दबीर-ए-खास कहा जाता था। और दबीर-ए-खास जो होता था, ये बेसिकली शाही पत्राचार का डिपार्टमेंट था, शाही पत्राचार का डिपार्टमेंट। तो शाही पत्राचार का डिपार्टमेंट होने के नाते क्या था कि इसका 2 प्रमुख काम होता था। एक सुल्तान का जो एक तरीके से आप कहेंगे विदेशों के साथ पत्राचार होता था, तो उस विदेशों के साथ होने वाले और यदि आंतरिक घरेलू तौर पर भी किसी शासक के साथ पत्राचार होता है, तो एक तरीके से उस पत्र को लेखन करना, उसमें किस तरीके से संवाद होगा, किस चीज़ को रखा जाएगा, ये सारा काम जो होता था दीवान-ए-इंसा का काम होता था, तो इस डिपार्टमेंट को देखते थे। फिर जो चौथा डिपार्टमेंट होता था जिसको मैंने बताया कि दीवान-ए-रसालत, इसको लेकर जो है थोड़ा-सा विवाद है, 2 चीज़ों को लेकर विवाद है अर्थात कुछ इतिहासकार इसे विदेश विभाग मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसे धार्मिक विभाग के रूप में मानते हैं। अधिकांश सहमति जो है वो है धार्मिक विभाग को लेकर, कि दीवान-ए-रसालत जो होता था वो धार्मिक विभाग का प्रधान होता था और इसका जो प्रधान होता था उसके नाम से भी आप समझ सकते हैं एक तरीके से ये धार्मिक विभाग ही होता था। तो जो दीवान-ए-रसालत होता था, इसका जो प्रधान होता था, वो कहलाता था शद्र उश शुदूर कहलाता था, शद्र शुदूर कहलाता था। ये एक तरीके से धार्मिक पद होता था, इसलिए अधिकांश इतिहासकारों की यह मान्यता है कि जो दीवान-ए-रसालत है, वो एक तरीके से धार्मिक डिपार्टमेंट होता था। फिर एक हम देखते हैं कि बरीद-ए-ममालिक होता था और बरीद-ए-ममालिक जो होता था, यह एक प्रकार से गुप्तचर विभाग था। बरीद का जो विभाग होता था, ये गुप्तचर विभाग होता था और इस डिपार्टमेंट की जो स्थापना थी, गुप्तचर विभाग के डिपार्टमेंट की स्थापना, यह भी किसके द्वारा की गई थी? तो आपने पढ़ा है कि यह बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो गुप्तचर जो है सो प्राचीन भारतीय प्रशासन में भी आप देखते हैं कि मौर्य काल में था संस्था और संचार प्रकार के, तो यहाँ भी हम गुप्तचर देखते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि गुप्तचर का काम क्या होता है? तो एक काम इनका होता था कि जो सुल्तान के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर नज़र रखना कि वो किस तरीके से कार्य करते हैं और दूसरा जनता में किस तरीके का सुल्तान के प्रति सोच है, वह क्या चाहता है, जनता को किस तरीके से प्रशासन चाहिए, कहीं केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारी जनता का उत्पीड़न तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की तमाम खुफिया सूचना सुल्तान तक पहुँचाना इस गुप्तचर का काम होता है, तो जिसकी स्थापना बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय हमने पहले भी बताया था जो उसकी बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था थी, उसकी सफलता का मूल आधार क्या था? उसने जो कठोर गुप्तचर प्रणाली स्थापित जिसमें कि काफ़ी सारे अधिकारी होते थे, उन सब के बदौलत उनकी बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था सफल हुई थी। तो सल्तनत काल में इतने विभाग हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा और कई सारे विभाग जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में सबके जो हम लोग प्रॉपर शासक के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे प्रमुख भाग एक होता था जिसको हम लोग कहते थे दीवान-ए-कोही। तो दीवान-ए-कोही डिपार्टमेंट जो था ये किसके समय स्थापित हुआ था? एमबीटी के समय स्थापित हुआ था और यह एक प्रकार का कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के सुधार के लिए स्थापित किया था। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण विभाग था जिसको हम लोग कहते हैं दीवान-ए-मुस्तखराज।
तो जो दीवाने मुस्त खराज था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अर्लियर क्लास में बताया गया है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित था और इस विभाग का काम होता था बकाया वसूल करने के लिए। इस विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। इसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक के समय में एक अन्य डिपार्टमेंट जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है, वह था दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान भी एफएसटी के समय स्थापित, और यह क्या था, एक प्रकार से दास विभाग था। दासों के कल्याण के लिए स्थापित एक प्रकार का विभाग था। तो केंद्रीय प्रशासन में हमें सल्तनत काल में कई सारे अधिकारियों की जानकारी मिलती है, और ये सारे अधिकारी, जैसे मैंने पहले ही कहा, डिपार्टमेंट जो होते थे वो सुल्तान के उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए होते थे, सुझाव देने के लिए होते थे। अंतिम निर्णय लेना जो होता था वो सुल्तान का ही काम होता था। इन लोगों का केवल क्या होता था? सुझाव देना होता था। तो ये सल्तनत काल का अपने केंद्रीय प्रशासन में 3 सेक्शन के सहारे समझा कि एक, उस पर कहाँ-कहाँ का प्रभाव था, दूसरा सुल्तान और उसके पद के साथ क्या था, और तीसरा उसमें आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिपरिषद और क्या था। केंद्रीय प्रशासन में एक चीज और जो आपको समझने की जरूरत है, जो आपको समझना में चाहिए भी, वह है कि सुल्तान का खलीफा से किस प्रकार का संबंध होता था, यानी सुल्तान का खलीफा से किस प्रकार का संबंध था, खलीफा से संबंध। तो यहाँ पर दो तीन चीजों को गौर से समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये दे समझ लें कि जो खलीफा की मूल वंशावली थी, 1258 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था। तो जब 1258 में हलाकू ने खलीफा के पद को खिलाफत के तरीके से अंत किया, जो मूल खलीफा की वंशावली चली आ रही थी, तो खलीफा के पद का महत्व कम होने लगा था। तो एक पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस समय तक आते-आते खलीफा के पद का महत्व कम हो चुका था। और दूसरा क्या है कि कई सारे राजवंश जो थे खलीफा का दावा करने लगे थे। कई सारे दावेदार अभी तक उभर कर आ चुके थे, खलीफा के दावेदार आ चुके थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक पद का कई दावेदार है और मूल खलीफा की वंशावली समाप्त, तो फिर खलीफा के पद के महत्व में कमी आ जाती है। तो फिर आप कहेंगे कि जब कमी आ गई तो सल्तनत काल के शासकों ने खलीफा से मान्यता लेने का भी प्रयास क्यों किया? तो यहाँ पर 2 तरीके से इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान से समझें कि सल्तनत काल के सभी शासकों ने खलीफा से मान्यता लेने का प्रयास नहीं किया। जैसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, केएमके इसको कहेंगे संक्षिप्त में, उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। उसने स्वयं खलीफा को अपने आप को घोषित किया था। और दूसरा आपने देखा होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एमबीटी था, तो एमबीटी भी प्रारंभ में खलीफा से मान्यता लेने का प्रयास नहीं करता है, लेकिन जब उसके समय में काफ़ी विद्रोह होने लगे और उन विद्रोह में उन्होंने देखा कि अमीर और उलेमा वर्ग का ज़्यादा हाथ है, तब उन्होंने क्या किया था कि मिस्र के खलीफा से उन्होंने खिलत प्राप्त करने का, मंसूर प्राप्त करने का प्रयास किया था। एक तीसरा आप देखते हैं कि खलीफा का पद इससे भी महत्व कम होता हुआ आपको दिखाई देता है कि बंगाल का जो प्रांतपति था, वहाँ के प्रांतपति भी क्या करते हैं कि सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। एक सुल्तान की उपाधि धारण करता है इल्तुतमिश के समय, और आगे चलकर गयासुद्दीन नाम का भी एक जो होता है, वो इल्तुतमिश की उपाधि धारण कर लेता है। लेकिन इल्तुतमिश के समय जो बंगाल का प्रांतपति सुल्तान की उपाधि धारण करता है, उस पर इल्तुतमिश आक्रमण करता है और उसको पराजित करता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि सुल्तान का पद जो था वो महत्व कम होते जा रहा था। अब बात उत्पन्न होती है कि आखिर फिर सुल्तान ने ऐसा संबंध क्यों बनाए रखा? तो इसका पहला कारण यही था कि नवस्थापित दिल्ली सल्तनत को क्या हुआ, जैसे इल्तुतमिश को जब 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मंसूर खिलत की प्राप्ति हो जाती है, तो सबसे पहला इसका लाभ यह हुआ कि सल्तनत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई कि हाँ, दिल्ली सल्तनत भी एक संप्रभु शासकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो गई, मान्यता मिल गई। इस्लामिक दुनिया में मान्यता मिल गई क्योंकि इसको खलीफा ने मान्यता दे दिया था। तो नवस्थापित दिल्ली सल्तनत को जो चाहिए था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिले, वो मिल गया। एक दूसरा इसका बेनिफिट ये भी होता था, जैसे मैंने एमबीटी के समय में उदाहरण दिया था कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक होते थे,
मंशूर और खिलत प्राप्त करने का एकमात्र मूल उद्देश्य होता था कि वो इस्लामी जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। पहला याद रखेंगे, जो उनके राज्य में इस्लामी जनता थे, जो उनके अमीर वर्ग थे और जो उनके उलेमा वर्ग थे, उनका सहयोग प्राप्त करना इस खिलत या मंशूर के पीछे मूल उद्देश्य होता था। इसका एग्जाम्पल आप एमबीटी के साथ सेट कर सकते हैं कि जब एमबीटी प्रारंभिक दिनों में मंसूर खिलत की प्राप्ति नहीं किया था, तो उसके समय में काफी विद्रोह हुए। लेकिन जब उसने देखा कि इन विद्रोहों के पीछे अमीर वर्ग का हाथ है, उलेमा वर्ग का हाथ है, जनता भी इस्लामिक जनता असंतुष्ट है, तो फिर उसने प्राप्ति करने का प्रयास किया था। तो मूल उद्देश्य यही होता था। और तीसरा आप तर्क यह भी दे सकते हैं कि देखिए, सुल्तान अपने आंतरिक मामले में भी स्वतंत्र था, एक संप्रभु शासक था, और बाहरी मामले में भी यह एक स्वतंत्र और संप्रभु शासक था, क्योंकि ना तो यह खलीफा को कोई कर देता था, ना कोई उपहार देता था, और न ही दिल्ली सल्तनत के संबंधों के निर्धारण में, इसके विदेश नीति के निर्धारण में, इसके आंतरिक नीति के निर्धारण में खलीफा का कोई प्रभाव था। तो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत के जो शासक होते थे, वो आंतरिक और बाहरी तौर पर बिल्कुल संप्रभु शासक थे, लेकिन फिर भी वो मान्यता लेते थे। उसके पीछे आपको यही दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो जो खलीफा और सुल्तान का संबंध था, वो किस तरीके था, क्यों लिया जाता था, किसने लिया, किसने नहीं लिया, आपको कॉन्सेप्चुअल बेस में ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का दिन नेक्स्ट सेक्शन आता है, वह है प्रांतीय प्रशासन और उसकी विशेषता। तो ना केवल प्रांतीय प्रशासन, बल्कि यदि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का हम लोग एक स्ट्रक्चर खींच लें, तो वह जो प्रशासन निकलता है, तो सबसे पहले क्या था कि दिल्ली सल्तनत का जो इनका जो साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत के शासकों का, तो यह जो साम्राज्य था, कई सबसे पहले इसका बंटवारा होता था, जिसको हम लोग कहते थे प्रांत। प्रांत के नीचे का जो प्रशासनिक इकाई था दिल्ली सल्तनत में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक कहते हैं। सिक के नीचे की जो प्रशासनिक इकाई थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से परगना। और परगना से नीचे की जो प्रशासनिक इकाई थी, उसको कहा जाता है गांव। तो इस तरीके से हमें साम्राज्य का विभाजन प्रांत में, प्रांत का विभाजन सिक में, सिक का विभाजन परगना में, और परगने का जो विभाजन था, वो गांव में हुआ था। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि परगने के प्रशासन का जो विकास हुआ था, वो मूल रूप से शेरशाह के समय में हुआ था। यहाँ परगने के प्रशासन का विकास हमें अर्लियर स्तर पर दिखाई देता है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो था, प्रांत को ही एक तरीके से यहाँ पर क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। और जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता होता था, यह दो प्रकार का इक्ता होता था। तो एक होता था बड़ा इक्ता, यानी कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा हो और कुछ महत्वपूर्ण इक्ता हो। तो एक होता था बड़ा इक्ता होता था, और एक यहाँ पर होता था जिसको हम लोग कहते थे छोटा इक्ता कहते थे, यानी कि जिसका महत्व कम था, एरिया के हिसाब से कम था। तो बड़े इक्ता के जो प्रधान होते थे, उसको हम लोग एक तरीके से मुक्ता के नाम से जानते थे, इनको वली के नाम से भी जाना जाता था। और जो छोटे इक्ता होता था, इसके प्रधान को जो होता था, एक तरीके से इक्तादार कहा जाता था। तो सल्तनत काल की जो प्रांतीय व्यवस्था थी, वो एक तरीके से इक्ता के प्रशासन पर आधारित थी। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो यह इक्ता व्यवस्था थी, तो इस इक्ता व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है एक सियासत सियासतनामा पुस्तक है, उस सियासतनामा नामक पुस्तक में मिलती है। और दिल्ली सल्तनत में इसको व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है, वह इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश ने इसे एक व्यवस्थित रूप दिया, और इसके माध्यम से उसने केंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत की थी। तो यह जो इक्ता होता था, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इक्तादार का क्या अधिकार और कर्तव्य इसमें होता था। तो अधिकार और कर्तव्य क्या होता था इनके, तो सबसे पहले यह जो होता था अधिकार और जो कर्तव्य होता था इक्तादारों का, क्या क्या होता था। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो होते थे, जो इक्तादार होते थे, या जो मुक्ता या वली होता था, तो इनका जो काम होता था, सबसे पहला था
कि इस एकता में शांति और व्यवस्था बनाए रखना इक्तेदार का काम होता था। शांति और व्यवस्था बनाए रखना इक्तेदार का काम होता था। दूसरा, यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका काम होता था। तीसरा, एकता में कृषि के विकास के लिए क्या कार्य करना है, तो इन्हें कृषि के विकास के लिए काम करना होता था। और इसी तरीके से लोगों की जो जानमाल होती है, यानी कि लोगों के जानमाल और संपत्ति की जो सुरक्षा करना है, वो क्या होता था, इक्तेदार का काम होता था। ये इनका काम होता था। इसके अतिरिक्त इनको क्या होता था कि ये जो होते थे इक्तेदार, तो इस एकता के आय से ही इनको अपना वेतन निकालना था। इस एकता के आय से इनको वेतन निकालना था। तो इसका अर्थ है कि सल्तनत काल में हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ शासक नकद वेतन भी देते हैं सैनिकों को, और कुछ जागीर के रूप में भी देते हैं। एक प्रकार से आप उसी को समझेंगे। तो वेतन निकालना होता था। दूसरा, इस एकता की आमदनी से क्या होता था, सुल्तान के लिए इन्हें एक सेना रखना होता था। सुल्तान के लिए सेना रखना होता था। तो जब भी सुल्तान मांगता था तो वो सेना इन्हें देना होता था। और तीसरा, इसके साथ यह एक और जुड़ा था कि अपना वेतन लेने के बाद, सुल्तान के लिए सेना रखने के बाद, चूंकि इक्का से भू राजस्व वसूल करना भी इसका काम होता था, यानी कि यहाँ से भू राजस्व वसूल करना इनका काम होता था। तो अब यदि वेतन निकालने के बाद, सुल्तान के लिए एक सेना रखने के बाद, यदि कोई शेष बच गया है, तो शेष को यहाँ पर कहा जाता था फवाजिल कहा जाता था। तो यदि कोई शेष बच गया है तो उसे केंद्रीय कोष में जमा करना इक्तेदारों का काम होता था, मुफ्ता या वली का काम होता था। और यहाँ पर यह भी जान लेंगे कि ये जो इक्तेदारी व्यवस्था थी, इसमें केंद्रीयकरण का तत्व अधिक था। केंद्रीयकरण का तत्व हमें इसमें अधिक दिखाई देता है। केंद्रीयकरण का क्या तत्व था, तो इस तरीके की सामंती प्रणाली जो थी, राजपूत शासकों ने स्थापित की थी। पूर्व मध्य काल में आपने देखा है कि भूमि अनुदान के माध्यम से व्यवस्था चलती थी, उसी प्रकार की एक व्यवस्था थी। लेकिन जो सल्तनत काल की इक्ता प्रशासन थी और जो राजपूत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें मूलभूत अंतर था। तो सल्तनत काल का जो इक्तादारी प्रशासन था, उसमें क्या था बेसिकली, कि इसमें मुक्ता या वली का जो पद होता था, वह वंशानुगत पद नहीं था। वह क्या था कि वंशानुगत पद नहीं था। तो जाहिर-सी बात है कि जब वंशानुगत पद नहीं था, तो केंद्रीयकरण का तत्व अधिक था, क्योंकि राजपूत शासकों के दिन जो जागीरदारी व्यवस्था थी, उसमें वंशानुगत था। तो पहला वंशानुगत नहीं था। दूसरा क्या होता था कि इनका स्थानांतरण होते रहता था, यानी एक इक्ता से दूसरे इक्ता में इनको ट्रांसफर किया जाते रहता था। क्योंकि यदि एक ही इक्ता में रहेंगे, तो वहाँ के किसान से या जमींदार से ये अपना साठ-गांठ करके सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। तो इनके पद को ट्रांसफरेबल बना दिया गया। तीसरा क्या होता था कि इनको योग्यता के आधार पर ही यह पद मिलता था, योग्यता के आधार पर। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो 3 पॉइंट है कि वंशानुगत नहीं है, स्थानांतरण है, योग्यता के आधार पर। तो ये जो 3 पॉइंट थे, इसके साथ ये केंद्रीयकरण के तत्व थे और सल्तनत को आधार प्रदान करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया कि दूरवर्ती क्षेत्र से सुल्तान को इससे राजस्व मिलना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ से जो कृषि की आय होती थी, वो इक्तेदारों को वसूल करके सुल्तान को देना होता था। तो एक ये महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरा, आप देख रहे हैं कि इसके माध्यम से सुल्तान को सेना भी प्राप्त हो रहा है, कि इसके लिए एक टुकड़ी सैनिकों की रखनी होती थी। और तीसरा, आप देख रहे हैं कि इसमें केंद्रीयकरण का तत्व अधिक है। और चौथा, जो बहुत ही एक तरीके से विद्रोही प्रवृत्ति के अमीर होते थे, तो उनको क्या किया जाता था, दूरवर्ती इक्ता दे के भेज दिया जाता था, ताकि दिल्ली से काफ़ी दूर रहें और उनका सुल्तान के साथ या जो सुल्तान के दरबार के साथ लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन कम हो, ताकि उनको षड्यंत्र करने का अवसर कम मिले। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो इक्तेदारी प्रथा थी, वो इसके केंद्रीयकरण का एक प्रमुख पक्ष था, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये एकता या प्रांत जिसको आप कहेंगे, उसका प्रशासन था। एकता और प्रांत के प्रशासन के बाद जो है, सो यहाँ पर है हमें सिख का प्रशासन दिखाई देता है सल्तनत काल में। बेसिकली सिख के प्रशासन का विकास जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमें दिखाई देता है। और सिख में 2 अधिकारी होता था। एक होता था जिसको हम लोग कहते थे सिकदार कहते थे। पहला अधिकारी यहाँ पर होता था सिख में सिकदार।
और सिकदार का अतिरिक्त यहाँ जो दूसरा अधिकारी होता था उसको हम लोग कहते थे फौजदार कहते थे। तो जो प्रांत या इक्ता का विभाजन सिख में था, सिख में 2 प्रकार का अधिकारी, एक सिकदार होता था और दूसरा कौन होता था? फौजदार होता था। तो सिकदार जो होता था ना, इनके पास जो होता था, एक तरीके से ये सैनिक अधिकारी होता था और सिकता के प्रमुख अधिकारी के रूप में ये होता था, सॉरी सिख के, इसी के ऊपर सिख में कानून व्यवस्था बनाए रखना सब कुछ, और उसमें इनकी सहायता करते थे जो फौजदार होते थे, वो इनकी सहायता किया करते थे। इसी तरीके से सल्तनत के अधीन जो हम परगने का प्रशासन देखते हैं, तो परगने के प्रशासन में भी हमें कई सारा अधिकारी दिखाई देता है, और इसमें एक होता था परगने के प्रशासन में जिसको हम लोग कहते हैं आमील कहते हैं। आमील होता था परगने के प्रशासन में। दूसरा परगने के प्रशासन में जो होता था वो होता था मुशर्रीफ होता था दूसरा, और तीसरा जो परगने के प्रशासन में होता था वो होता था चौधरी। ये सल्तनत काल में हमें 3 परगने के प्रशासनिक अधिकारी दिखाई देते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ एक बार और कि परगने के प्रशासन के बेहतर व्यवस्था का इंतजार है अभी शेरशाह को। जब शेरशाह आएँगे तो वो परगने के प्रशासन पर बहुत अधिक बल देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका विकास हमें दिखाई देता है। तो आमील जो होता था, परगने में लगान वसूल करना आमील का काम होता था। तो लगान रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी होता था परगने का, वो आमील कहलाता था। फिर जो मुशरिफ होता था, यह परगने में लगान निश्चित करने वाला जो अधिकारी होता था, वह क्या कहलाता? मुशरिफ कहलाता था। और तीसरा जो होता था चौधरी, तो चौधरी जो होता था एक तरीके के परगने के प्रशासन का जो होता था वो प्रधान होता था। परगने के प्रशासन के प्रधान जो होते थे, वो एक प्रकार से चौधरी होते थे। तो 3 अधिकारी आमील, मुशरिफ और चौधरी हमें प्रशासन में दिखाई देता है। तो प्रांत यानी साम्राज्य का विभाजन प्रांत इक्ता में, इक्ता के नीचे सिख, सिख के नीचे परगना, और परगने के नीचे जो गाँव था, तो सल्तनत काल में जो गाँव होता था वो प्रशासन की क्या थी कि सबसे जो छोटी इकाई कहेंगे, सबसे निचले स्तर पर जो प्रशासन की इकाई थी वो क्या थी? गाँव थी। और गाँव के प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन की पहुँच कम होती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी हम देखते हैं कि पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन में हस्तक्षेप किया गया था। और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, बेसिकली 3 व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता था। एक होता था खुद जिसको कहते थे किसान यहाँ पर, दूसरा होता था मुकद्दम जो बेसिकली गाँव के मुखिया होते थे, इनके ज़िम्मे में प्रशासन होता था, और तीसरा होता थे यहाँ पर पटवारी होते थे, आज भी भारत में पटवारी होता था, जो गाँव के भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी होता था। तो गाँव के प्रशासन का यदि प्रधान आपसे पूछा जाएगा, तो मुकद्दम होता था, मुकद्दम गाँव के प्रशासन के प्रधान होते थे, और इनमें इनकी सहायता करते थे पटवारी जो भूमि का रिकॉर्ड रखते थे, और खुद जो किसान होता था वो मुकद्दम की सहायता किया करते थे। तो इस तरीके से सल्तनत काल का जो प्रशासनिक इकाई था जिसमें आपने प्रांत को देखा है, प्रांत को ही उस समय एक तरीके से इक्ता कहेंगे, और इक्ता सिस्टम किस पर आधारित था, उसकी क्या विशेषता थी वो आपने देखा। प्रांत का जो विभाजन सिख में था उसके प्रशासन में क्या विशेषता थी, कौन अधिकारी थे। सिख का विभाजन उसके नीचे परगना में हुआ था, तो परगने में कौन-कौन अधिकारी होते थे, और परगने के नीचे का जो विभाजन था वो क्या था, गाँव था। तो गाँव में कौन-कौन अधिकारी होते थे वो आपने देखा है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो पद हैं, उन पद के ऊपर प्रश्न कभी-कभी आता है एग्ज़ाम में, आप इसको ध्यान से रखने का प्रयास करेंगे। अब जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन की नेक्स्ट इकाई हो जाएगी, वो है भू-राजस्व प्रशासन। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भू-राजस्व प्रशासन को समझने के लिए हमें इसको कई सेक्शनों में बाँटना होगा। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भूमि के प्रकार क्या थे, कितने प्रकार के यहाँ पर हमें भूमि मिलते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। दूसरा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या था कि लगान निर्धारण का आधार, लगान निर्धारण का आधार क्या था? लगान निर्धारण का आधार, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लगान निर्धारण का आधार। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कर प्रणाली थी, उस कर प्रणाली के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस 3 सेक्शन के सहारे देखना है।
तो सल्तनत काल में जो भूमि का आप प्रकार देखेंगे तो सल्तनत काल में हमें एक दिखाई देती है भूमि के प्रकार में, जिसको हम लोग कहते हैं इनाम भूमि। इनाम भूमि होती थी जो एक तरीके से आप देखेंगे अमीर वर्ग को जो दान में दिया जाता था उलेमाओं को, उसको हम लोग इनाम भूमि कहते थे। एक तरीके से इसको क्या कहेंगे, दान में जो दी गई भूमि होती थी उसको क्या कहते थे, इनाम भूमि कहते थे। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो इनाम भूमि है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ था कि काफी विद्रोह हुए थे और विद्रोह की जांच के बाद उसे पता चला था कि ये जो दान में दी गई भूमि है, इससे जो आय होती है, इससे ये लोग अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। तो इसने क्या किया था कि इसको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर लिया था। तो जाहिर सी बात है कि भूमि की अब दूसरी प्रकार जो यहाँ पर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, खालसा भूमि हो जाएगी। तो खालसा भूमि वैसे भूमि को कहते थे जो डायरेक्ट सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली जो भूमि होती थी उसको हम लोग क्या कहेंगे, खालसा भूमि कहेंगे। और जाहिर सी बात है कि सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि है, तो यहाँ की जो संपूर्ण आमदनी होगी वो कहाँ पर जाएगी, यहाँ की संपूर्ण आमदनी जो होती थी वो राजकोष में चली जाती थी। तो दूसरा जो यहाँ पर भूमि का प्रकार होता था वो कौन होता था, खालसा भूमि। और तीसरा जो यहाँ पर भूमि का प्रकार हो जाएगा वो कौन होगा, इक्ता भूमि, जिसके बारे में अभी आपने प्रांतीय प्रशासन में पढ़ा है। और इक्ता भूमि के साथ इक्तेदारों के क्या कर्तव्य और अधिकार जुड़े थे वो आपने देख लिया है। तो बड़े पैमाने पर सल्तनत काल के भूमि को हम तीन वर्गों में रख सकते हैं, इनाम भूमि, दूसरा खालसा भूमि और तीसरा इक्ता भूमि। इक्ता भूमि डिटेल से नहीं बताया क्योंकि अभी आपने देखा है। इसी तरीके से सल्तनत काल में जो लगान निर्धारण की अधारण पद्धति थी, इसमें एक पद्धति जो थी वो थी बटाई। और आज भी अपने समाज में गांव में बटाई पद्धति होती है। तो लगान निर्धारण की एक थी बटाई पद्धति। दूसरी जो लगान निर्धारण की प्रणाली थी वो थी भूमि माप के आधार पर। तो भूमि माप के आधार पर भी सल्तनत काल में लगान निर्धारण की प्रणाली दिखाई देती है हमें। और तीसरा जो सल्तनत काल में लगान निर्धारण की प्रणाली थी वह बेसिकली क्या था कि हमें अनुमान के आधार पर भी लगान निर्धारण की प्रणाली हमें दिखाई देती है। तो जो बटाई प्रणाली थी सल्तनत काल में, ये तीन प्रकार की बटाई होती थी। सल्तनत काल में तीन प्रकार की बटाई होती थी। एक होता था जिसको हम लोग कहते हैं खेत बटाई कहते हैं, खेत बटाई होता था, खेत बटाई। दूसरा होता था जिसको हम लोग कहते हैं रास बटाई कहते हैं, खेत बटाई, रास बटाई। और तीसरा जो होता था उसको हम लोग कहते थे लंक बटाई कहते थे। तो इस तरीके से तीन बटाई की प्रणाली थी। खेत बटाई होता था जो लगी हुई फसल का, खेत में लगे हुए फसल का विभाजन जब किसान और जमींदार के बीच कर लिया जाता था तो वो खेत बटाई। रास बटाई होता था कि फसल कटने के बाद दरवाजे पर आ जाए लेकिन उससे भूसा निकलने से पहले जब किसान और जमींदार यानी मालिक के बीच बंटवारा कर लिया जाता है तो वो रास बटाई कहलाता था। और लंक बटाई होता था कि जब फसल कटने के बाद वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता था, तो तैयार होने के बाद जब किसान और भूमि मालिक के बीच फसल का बंटवारा होता था तो उसको हम लोग कहते थे लंक बटाई। ये तीनों व्यवस्था बेसिकली काफी बड़े पैमाने पर प्रचलन रहा था गयासुद्दीन तुगलक के समय। मैंने पहले भी बताया है कि गयासुद्दीन तुगलक के समय जो है यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रचलन में रहा। तो बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, इस तरीके से आप देखते हैं कि तीन तरीके की बटाई प्रणाली हमें दिखाई देती है। और भूमि माप के आधार पर जो प्रणाली थी इसको कहा जाता था मसाहत। मसाहत जो थी ये भूमि माप के आधार पर लगान निर्धारण की प्रणाली थी। और भूमि माप के आधार पर इस लगान निर्धारण प्रणाली को स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अनुमान के आधार पर जो लगान निर्धारण की प्रणाली थी उसको यहाँ पर कहा जाता था कनकूत। तो कनकूत जो था यह अनुमान के आधार पर किसान और उसके भूमि मालिक के बीच जिसके ऊपर वो बटाई करता था उसके विभाजन की जो दरें होती थी वो क्या कहलाती थी, कनकूत कहलाती थी। इस तरीके से लगान निर्धारण का तीन आधार था, बटाई भी आप देख रहे हैं, भूमि माप भी देख रहे हैं और अनुमान के आधार पर भी। खेत बटाई, रास बटाई, लंक बटाई क्या था ये याद रखना है। मसाहत डायरेक्ट प्रश्न में आ सकता है कि मसाहत क्या था और इसको किसने लॉन्च किया था।
कनकूत किया था और इसको किसने लॉन्च किया था? ये डायरेक्ट प्रश्न आपके पास आ सकता है। अब तीसरा जो इस भू-राजस्व प्रशासन में है, वो है सल्तनत काल की कर प्रणाली। तो सल्तनत काल की जो कर प्रणाली थी, इसमें हमें कई प्रकार के कर दिखाई देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या था, एक होता था जिसको हम लोग कहते हैं उस्र होता था। तो उस्र जो सल्तनत काल का कर था, यह एक तरीके से किसानों से लिया जाने वाला भू भूमि कर था, उस्र था भूमि कर। लेकिन यह जो भूमि कर लिया जाता था, ये किससे लिया जाता था? तो यह मुसलमान किसानों से लिया जाता था। मुसलमान किसानों से उनके भूमि से जो उत्पादन होता था, उससे जो कर लिया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? उस्र कहा जाता था। दूसरा जो कर होता था, वह होता था खराज। और खराज भी एक प्रकार का क्या था? भूमि कर था। लेकिन यह जो खराज भूमि कर था, यह किससे लिया जाता था? तो जो हिंदू किसान जमींदार होते थे, गैर मुस्लिम प्रजा, हिंदू किसान जो जमींदार होते थे, इन सब से यह कर लिया जाता था भूमि कर। और सल्तनत काल में जो खराज की दर है, जनरली आप देखेंगे 1/2 से लेके 1/3 रहा है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपने देखा कि दोआब में उन्होंने कर बढ़ा के 50% कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी दोआब में बढ़ा के 50%, तो मैक्सिमम ये 50% तक गया और ये 1/3 यानी 33% तक रहा है। तो खराज की दर जो है सो ट्रांसफरेबल रही है, लेकिन अमूमन 1/2 से 1/3 के बीच यह खराज की दर रही है। अगला जो है वो होता था सल्तनत काल में जिसको कहा जाता था खुम्स। तो खुम्स जो होता था सल्तनत काल में बेसिकली यह लूट का माल होता था। और लूट का जो माल होता था वो क्या कहलाता था? खुम्स। यानी कि जब ये लोग अभियान में जाते थे, किसी जगह पर आक्रमण करते थे, तो वहां जो संपत्ति लूट में मिलता था उसको खुम्स कहा जाता था। तो खुम्स का जो होता था ना, ये विभाजन होता था किसके किसके बीच होता था? तो सुल्तान के बीच होता था और सैनिकों के बीच जो होता था खुम्स का विभाजन हो जाता था। तो जनरली क्या होता था कि नॉर्मल समय में इस लूट के माल का 80% भाग जाता था सैनिकों को और सुल्तान अपने लिए 20% भाग रखता था। ये नॉर्मल समय की बात है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के 2 शासक जिन्होंने इस व्यवस्था को बदला, उसमें एक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान का हिस्सा खुम्स में 80% निर्धारित किया और सैनिकों को खुम्स में इन्होंने 20% दिया। और इसी तरीके से एमबीटी ने भी खुम्स में 80% हिस्सा सुल्तान का निर्धारित किया और 20% जो है उसने भी सैनिकों को दिया। शेष सुल्तानों के समय में 80% खुम्स का भाग सैनिक को जाता था और 20% भाग जो होता था वो सुल्तान को मिलता था। तो ये याद रखेंगे। तीसरा, चौथा जो सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण कर हो जाएगा वो कौन सा था? जजिया। सभी को पता होगा कि ये जो जजिया कर था सल्तनत काल में गैर इस्लामिक प्रजा से लिया जाता था, यानी कि एक तरीके से आप कहेंगे हिंदुओं से लिया जाता था और हिंदुओं से जो लिया जाता था उनके पर संपत्ति की सीमा पर लगने वाला जो होता था, ये एक तरीके से कहेंगे कि हिंदुओं पर लगता था। लेकिन इसमें क्या था कि जो जजिया कर होता था बेसिकली यह पूरे सल्तनत काल में ब्राह्मण इससे मुक्त रहे, केवल फिरोज शाह तुगलक के समय में इसे लगाया गया था। इसके अलावा जो लुल्हे, नंगरे, अपाहिज, वृद्ध, बालक होते थे जो इसको अदा नहीं कर सकते थे, उनको भी जजिया कर से मुक्त रखा गया था। और ये जो जजिया टैक्स होता था तो बेसिकली क्या होता था कि यह गैर इस्लामिक प्रजा से अर्थात हिंदू प्रजा से इसलिए लिया जाता था क्योंकि आप सुल्तान के राज्य में रहते हैं, आपकी संपत्ति की वो रक्षा करते हैं, आपके जान-माल की रक्षा करते हैं। संपत्ति की सुरक्षा, जान-माल की सुरक्षा और उनको आप सैन्य सेवा नहीं देते हैं। तो इन 3 सेवाओं की मुक्ति मिलती थी, तो उसके बदले में हिंदुओं को क्या होता था? जजिया टैक्स अदा करना होता था, ये याद रखेंगे। तो चौथा जो कर हो जाएगा यहाँ पर कौन हो गया? जजिया। और 5वां जो होता था वो कहलाता था ज़कात। तो ज़कात जो होता था यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो मुसलमानों को उनके आय पर लगता था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो ये 5 कर तो लगभग हमेशा प्रचलन में रहा सल्तनत काल में। उस्र हो गया, खराज हो गया, खुम्स हो गया, जजिया हो गया और ज़कात हो गया। इसके अलावा और कई सारे कर थे जिसमें आपने पढ़ा है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खाड़ी कर लगाया था, चराई कर लगाया था।
फिर इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने एक सिंचाई कर लगाया था जिसको हक सर्व कहा जाता था। तो इस तरीके से कई सारे अन्य कर होते थे। लेकिन ये जो 5 कर है जिसमें मैंने आपको बताया उस्र है, खराज है, खुम्स है, जजिया है और ज़कात है, ये सल्तनत काल के आय के प्रमुख साधन थे। तो भू-राजस्व प्रणाली को 3 पॉइंट के सारे 3 मेन पॉइंट यानी टाइप्स ऑफ लैंड कितने प्रकार का होता था, लगान निर्धारण का दर आधार क्या होता था और कौन-कौन से कर की हमें जानकारी मिलती है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब जो सल्तनत काल का नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा सल्तनत काल का सैन्य प्रशासन। तो सल्तनत काल के सैन्य प्रशासन को समझने के लिए भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक फॉर्मेटिंग बना लेते हैं, तब हम लोग इस पर जाएंगे। तो पहला हो जाएगा सल्तनत काल में सेना का जो गठन का आधार क्या था, गठन का आधार इस पर जिक्र कर लें। ये एक कॉन्सेप्चुअल एरिया हो जाएगा गठन का आधार। दूसरा इसमें हो जाएगा सेना का अंग कौन कौन सा होता था, सेना का अंग क्या होगा तो वो देखेंगे। और बड़े तौर पर हम इसके सेना के प्रकार को भी देख सकते हैं, सल्तनत काल में सेना का प्रकार। तो 3 सेक्शन के सहारे सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था को देखना है। तो सल्तनत काल में जो सेना का प्रकार होता था उसमें एक होता था जिसको हम लोग कहते थे खास खेल, खासा खेल कहेंगे या खास खेल कहेंगे। तो सल्तनत काल में जो सेना का एक प्रकार खास खेल था या खासा खेल था, ये होता था शाही अंगरक्षक होते थे, यानी कि सुल्तान का अंगरक्षक, शाही जो अंग रक्षक होते थे वो क्या कहलाते थे, खास खेल कहलाते थे या खासा खेल इनको कहा जाता था। दूसरा जो सल्तनत काल में सेना का प्रकार होता था वो कहलाता था हस्मे अतराफ, हस्मे अतराफ कहलाता था। तो ये जो हस्मे अतराफ होता था ये इक़्तादारों के द्वारा जो सेना दी जाती थी, जो मैंने आपको बताया, इक़्तादारों के द्वारा प्रदान की गई जो सेना होती थी, वो क्या कहलाता था, हस्मे अतराफ कहलाता था। तीसरा जो सेना व्यवस्था का में प्रकार होता था, वो होता था अस्थाई सेना। अस्थाई सेना वो होते थे जिनको युद्ध के समय भर्ती कर लिया जाता था। युद्ध के समय भर्ती जो सैनिक होते थे वो कहलाते थे। और फिर एक होता था जिसको हम लोग कहेंगे क्लबे या इस तरीके से कहेंगे, जो अस्थाई सेना में मूल रूप से युद्ध के समय भर्ती किए जाते थे, युद्ध समाप्त हो गया फिर इनको सैन्य व्यवस्था से हटा दिया जाता था। तो अस्थाई सेना है, हस्मे अतराफ है, खासा खेल है, शाही अंगरक्षक। इसका अर्थ है कि यह शाही अंगरक्षक जो होता था सुल्तान के विश्वसनीय सैनिक और केंद्रीय सेना होती थी, ये ध्यान में रखेंगे। सेना का जो अंग था तो सल्तनत काल में हमें सेना का 3 प्रमुख अंग दिखाई देता है। इसमें एक होता था जिसको हम लोग कहते थे पैदल सेना। ज़ाहिर-सी बात है एक कौन-सा हो जाएगा? पैदल सेना का अंग था। और जो पैदल सेना का अंग होता था तो पैदल सैनिक सल्तनत काल में पायक कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? पायक, ये याद रखना है। फिर दूसरा होता था हस्ती सेना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? गज सेना कहेंगे। तो गज सेना जो होता था ना, ये भी शाहना ए पील होता था गज सेना का प्रधान। इसको हम लोग क्या कहेंगे? शाहना ए पील होता था। गज सेना का प्रधान जो होता था शाहना ए पील। तो शाहना ए पील पूछा जा सकता है, पायक पूछा जा सकता है। और तीसरा जो सल्तनत काल के सैन्य व्यवस्था का मूल आधार था वह था घुड़सवार सैनिक, यानी कि जो घोड़े, घुड़सवार सेना। तो घुड़सवार सेना जो होता था यह सबसे महत्वपूर्ण। और इस घुड़सवार सेना में अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। वो क्या किया था कि इसने एक अस्पा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एक अस्पा और दूसरा इन्होंने 2 अस्पा वाले व्यवस्था की शुरुआत की थी। यानी एक सैनिक के साथ एक घोड़ा और कुछ सैनिक के साथ 2 घोड़े। एक अस्पा और 2 अस्पा व्यवस्था की शुरुआत की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने, इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को क्या दिया था, नकद वेतन देने का भी प्रयास किया था। तो ये तो सेना का अंग हो गया। सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था की आप कमजोरी कह सकते हैं 1-2 पॉइंट, इन्होंने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। ना नौसेना के विकास पर और ना ही सल्तनत काल में हमें कोई तोपखाना विशेष रूप से दिखाई देता है। कुछ जो किले तोड़ने के लिए ये लोग हथियार प्रयोग करते थे वो गुलेल टाइप का होता था जिसको कुछ जंजीर कहा जाता था।
लेकिन सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था की दो मूल कमजोरी, इन्होंने नौसेना के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही ये मजबूत तोपखाना का विकास कर पाए। इसीलिए आप देखते हैं जब मुगल तोपखाना लेकर आते हैं तो 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं, तो बाबर की विजय का एक कारण भी यही था कि उसने तुगलमा युद्ध पद्धति और जो तोपखाना का प्रयोग किया था वो उसकी विजय का कारण और सुल्तान की पराजय का कारण बना था। तो ये दो इनकी सैन्य व्यवस्था की कमजोरी रही थी। लेकिन सल्तनत के सैन्य प्रणाली का जो गठन का आधार था, तो बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन जो मंगोलों ने मध्य एशिया में एक दशमलव पद्धति का विकास कर लिया था, तो हम इनके सैन्य प्रणाली पर दशमलव पद्धति का भी प्रभाव देखते हैं। खासकर अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेना पर हम लोग दशमलव पद्धति का प्रभाव देखते हैं। लेकिन दशमलव पद्धति का बड़े पैमाने पर जो प्रयोग होता है, वो मुगल काल में होता है, लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ-कुछ चीज़ें इसके बारे में दिखाई देती है। तो गठन का आधार दशमलव पद्धति, चाहे वो पैदल सैनिक हो या घुड़सवार सैनिक हो, ये सब हमें दिखाई। सेना का अंग क्या था, सेना के प्रकार कौन-कौन थे और फिर सैन्य व्यवस्था की कमजोरी क्या थी, ये 2 पॉइंट में आप ज़रूर याद रखेंगे। और सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था वो केंद्रीय प्रशासन मैंने आपको बता ही दिया कि दीवाने जो आरीज होता था या आरीज ममालिक होता था वो सैन्य डिपार्टमेंट सल्तनत काल का होता था, इसमें ध्यान में रखेंगे। अब जो सल्तनत काल का न्याय प्रशासन था, तो न्याय प्रशासन क्या था कि सल्तनत काल का जो न्याय प्रशासन था, तो इसमें हम देखेंगे कि यह इस्लामिक कानून और विधि विधानों पर आधारित था। इस्लामी विधानों पर आधारित यहाँ की न्याय प्रणाली हमें दिखाई देती है और इस्लामी विधानों पर आधारित थी। तो न्याय करने के लिए आधार क्या था या न्याय का आधार क्या था, तो सबसे पहले इसमें आपको एक पॉइंट ये देखना है। तो न्याय का जो आधार था सल्तनत काल में न्याय के लिए 4 आधारों का प्रयोग। एक इसमें कुरान का प्रयोग किया जाता था कि किसी भी मामले में कुरान क्या कहता था। दूसरा इस मामले में हदीस का प्रयोग किया जाता था कि हदीस में इसके बारे में क्या कहा गया है। तीसरा इस मामले में इज्मा का प्रयोग किया जाता था और चौथा इस मामले में कयास का प्रयोग किया जाता था। ये 4 सल्तनत काल में न्याय करने का आधार होता था। सल्तनत कालीन न्याय प्रणाली का पहला पॉइंट कुरान, इस्लामिक धर्म ग्रंथ है, सभी को पता होगा और इस धर्म ग्रंथ में पैगंबर मोहम्मद के कथनों का संग्रह है। तो ये कुरान को भी न्याय निर्णय में आधार बनाया जाता था कि आखिर इस मुद्दे पर, अमुक मुद्दे पर कुरान क्या कहता है। हदीस, ये मुस्लिम विधि ग्रंथ है, एक तरीके से आप कहेंगे विधि ग्रंथ है और इस विधि ग्रंथ शरीयत जिसको आप कहते हैं, इस विधि ग्रंथ में हर एक के लिए इसमें बातें की गई किस अपराध किस तरीके का दंड होना चाहिए। इज्मा जो होता था वो बेसिकली क्या होता था, तो जो मुस्लिम विधि वेता के द्वारा विधि वेता के द्वारा व्याख्या कानून, विधि वेता के द्वारा व्याख्यायित कानून, विधि वेता के द्वारा व्याख्या, जैसे उलेमा हो गए, तो इनके विधि वेता के द्वारा जो व्याख्या की गई कानून होती थी वो इज्मा और कयास, अनुमान के आधार पर जो न्याय निर्णय किया जाता था, अनुमान के आधार पर उसको हम लोग क्या कहते थे, कयास। तो यह 4 आधार था सल्तनत काल में न्याय करने का। अब दूसरा जो न्याय प्रशासन का सेक्शन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न्याय का अधिकारी। और न्याय का जो अधिकारी होता था, तो इसमें जो है, जो आप सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि सल्तनत काल के न्याय प्रशासन में पहले भी बताया कि सुल्तान जो होता था वो सर्वोसर्वा, जैसे केंद्रीय प्रशासन में ही आपको बताया कि सुल्तान एक तरीके से केंद्रीय प्रशासन में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी डिपार्टमेंट के प्रधान होते थे। तो सुल्तान जो होते थे वो न्याय का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था और सुल्तान के बाद जो न्याय का अधिकारी होता था वो कहलाता था काजी, या इनको हम लोग क्या कहेंगे, काजी उल कुजात, या ये काजी के नाम से जाने जाते थे। और काजी का जो डिपार्टमेंट होता था वो बेसिकली दीवान ए कजा के नाम से जाना जाता था। इसका जो डिपार्टमेंट होता था दीवान ए कजा के नाम से जाना जाता था। और काजी जो होते थे तो ये संपत्ति और पारिवारिक मामले को देखते थे, संपत्ति और पारिवारिक
मामले से संबंधित जो मुकदमे होते थे उसको देखते थे। पारिवारिक मामले से संबंधित मुकदमे में न्याय निर्णय का काम जो होता था वो काजी का होता था। संबंधित मुकदमे में न्याय निर्णय का काम काजी होता था और सुल्तान जो होते थे वो सभी व्यवस्थाओं को देखते थे। सर्वोच्च हैं तो देखते ही थे। फौजदारी और राजनीतिक अपराध को जो है वो देखते थे। तो काजी का काम होता था संपत्ति, परिवार। आज भी इस्लाम में आप देखते हैं तो पारिवारिक मामलों से संबंधित मुकदमे को वो देखते थे। ये तो जो सुल्तान और काजी हो गए, ये कहाँ पर हो गए? केंद्र में हो गए। जो केंद्र में न्याय करने का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ये दोनों होते थे। केंद्र के अलावा सल्तनत काल में आप देखेंगे कि प्रांतीय स्तर पर भी इस तरीके के न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय स्तर पर भी हमें न्याय प्रणाली की चीज़ें दिखाई देती है। तो प्रांतीय स्तर पर जो होता था ना, वो होता था बेसिकली वली का न्यायालय। वली, तो वली किसको कहते थे? आपको पता होगा, इक्ता के जो प्रमुख होते थे, इसको वली या मुक्तादार, वली का न्यायालय होता था। और वहाँ पर पहले ही बता दिया था कि जो इक्तादार होता था, जो वली या मुक्ता होता था, उसका काम होता था कि अपने प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सब कुछ उसके जिम्मे होता था। तो राजनीतिक और फौजदारी मामला दिखता था। और ये जो बलि का न्यायालय होता था, एक तरीके से ये अपीलीय न्यायालय भी होता था। यह अपीलीय न्यायालय भी होता था। अपीलीय न्यायालय होने का अर्थ हुआ कि निचले जो परगने का अपराध है, वहां से इसमें अपील की जाती थी। तो वली का न्यायालय एक होता था और जो एक तरीके से राजनैतिक और फौजदारी मामलों को देखता था। वली का जो न्यायालय होता था, ये बेसिकली क्या होता था कि फौजदारी मामलों को यहाँ पर देखता था, फौजदारी मामलों को। और अपीलीय हो गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रांतीय स्तर पर एक वली का न्यायालय हो गया। दूसरा जो प्रांतीय स्तर पर न्यायालय होता था, वह एक होता था दीवान का न्यायालय। यहाँ पर एक दीवान का न्यायालय भी बनाया गया था। तो दीवान का जो न्यायालय होता था सल्तनत काल में, बेसिकली इसका जो काम होता था, लगान संबंधी मामलों का देखना, लगान संबंधी मामलों को देखना दीवान का काम होता था। और यहाँ पर एक और न्यायालय था जिसको हम लोग कहेंगे काजी या सद्र का न्यायालय। काजी या सद्र का न्यायालय। ये जो काजी और सद्र का न्यायालय होता था, ये बेसिकली क्या होता था? पारिवारिक मुकदमों को देखने के लिए यहाँ पर होता था। पारिवारिक मुकदमों को देखने के लिए। तो प्रांतीय स्तर पर आप 3 प्रकार के न्यायालय को देख रहे हैं। एक वली का न्यायालय है, एक दीवान का न्यायालय है और एक काजी का। सबके अपने अलग-अलग काम है, ये ध्यान में रखेंगे। और ग्राम प्रशासन में जो है, इसके नीचे परगना में होता था, तो अपीलीय न्यायालय के रूप में आप देख रहे हैं कि आ जाता था, यानी कि वहां पर भी न्याय प्रणाली रही होगी। और ग्राम प्रशासन पर खुद मुकद्दम चौधरी इन चीजों को देखा करते थे। तो सल्तनत काल की जो न्याय प्रणाली थी, वो इस्लामी विधि विधानों पर आधारित थी, जिसमें कुरान, हदीस, इजमा, कयास का सहारा लिया जाता था। यानी कि आपराधिक मामलों के न्याय करने के लिए किस प्रकार का अपराध में क्या दंड मिलना चाहिए, क्या इसका निदान होना चाहिए। केंद्र स्तर पर क्या थे? सुल्तान और काजी। प्रांतीय स्तर पर आपको बताया। और सल्तनत काल में जो दंड विधान था, तीसरा जो पहला तो आपने देखा न्याय का आधार, दूसरा न्याय का अधिकारी प्रशासन का, और तीसरा अब सेक्शन हो जाएगा न्याय प्रशासन का, जिसको हम लोग कहेंगे दंड विधान। तो सल्तनत काल में जो दंड विधान था, यह काफी कठोर था। ये ध्यान में रखेंगे। कठोर किस प्रकार के से था? तो सल्तनत काल में कठोर दंड था कि अंग भंग तक की सजा दी जाती थी। अंग भंग की सजा दी जाती थी। एक तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, हाथी के पैर से, हाथी से कुचलवा दिया जाता था। तीसरा, आर्थिक दंड भी दिए जाते थे। तो सल्तनत काल में कठोर जो थी, एक तरीके से दंड विधान था। तो इस तरीके से सल्तनत काल के प्रशासन को आपने देखा। और सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था को मैंने बताया है, तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, ठीक ना। ऑप्शनल पेपर में जाएंगे तो इससे थोड़ा और डिटेल जाना होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि सुल्तान का अमीर वर्ग से क्या संबंध है, सुल्तान का अपने जो उलेमा वर्ग है उससे क्या संबंध है। बहुत सारे सेक्शन आते हैं उसमें, और प्रशासन में भी और सारा चीज आ जाएगा। लेकिन जीएस जिसका एरिया है, इससे बाहर आज तक न गया है और न जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सल्तनत कालीन सैन्य प्रशासन की व्यवस्था है, ये आपको समझ में आया होगा।
और इसका जो मैंने 6 सेक्शन में डिपार्टमेंट में इसको बाँटा था कि केंद्रीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है, प्रशासनिक इकाई है, भू राजस्व है, सैन्य प्रशासन है और न्याय प्रशासन है। ये आपको समझ में आया होगा और चूँकि अभी रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको देखेंगे, वॉच करेंगे, अपना नोट्स बनाते जाएँगे और इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरी होगी, आप उसको नोट कर लेंगे। जब हम आपके साथ लाइव क्लास में आएँगे, हर एक क्लास की जो आपका प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, आप उसको दूर कर सकते हैं और साथ ही आप या आपके दोस्तों में से यदि कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे शंकर वाईटी तो आपको 10% का क्या होगा डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ जाएँगे जिसमें आप जीएस में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, आपके लिए मच बेटर होगा। उसमें भी यदि मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे, आपको 10% का क्या होगा डिस्काउंट मिलेगा। फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैं टीच करता हूँ, उसका सब्सक्रिप्शन लेके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सभी लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मैं सल्तनत काल के अंतर्गत जो कला स्थापत्य का सेक्शन है, जो महत्वपूर्ण है पीटी के लिए और मेंस के लिए, वो आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।